हेलो स्टूडेंट्स, हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन टॉपिक और उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दिया था और आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं और वो टॉपिक रिलेटेड है आपकी जो डेली ड्राइविंग है उससे। कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले हमने मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था। सर्कुलर मोशन, और उसमें आपने ये फाइंड आउट किया था कि जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है AC, जो कि v²/r के इक्वल होता है। r होता है रेडियस ऑफ सर्कल और v होता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F = ma। अगर एक्सेलरेशन होगी तो कोई फोर्स भी होगा, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। उसको FC से लिखेंगे, AC की वैल्यू रख दो तो ये होगा mv²/r। तो यानी जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा mv²/r, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। सेंटर की तरफ क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अगर सेंटर की तरफ है तो फोर्स भी सेंटर की तरफ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी सर्कुलर मोशन होगी तो बॉडी पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा mv²/r के इक्वल, और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसके बारे में इतना ही, जस्ट मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता था कि आपने ये पढ़ा है। अब बात करते हैं, जिसे आप अपने शहर में देखते हैं सड़कों पर रेड लाइट होती है, वहाँ से आप लेफ़्ट या राइट टर्न लेते हैं तो कुछ इस तरह से होता है कि ये सड़क है और इससे इस तरह से आपने राइट टर्न ले लिया, फिर यहाँ ये सीधी है, इससे पहले भी ये सड़क सीधी है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है जो वो लगभग सर्कुलर है। इट इज़ पार्ट ऑफ सम बिग सर्कल। ये एक बड़े सर्कल का हिस्सा है। यानी जब आप अपनी गाड़ी को राइट या लेफ्ट टर्न करवा रहे होते हैं तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपकी गाड़ी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, और जिसकी रेडियस क्या होगी? ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक उसको क्या चाहिए? एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, और उतना ही ज़्यादा चाहिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ आप अपनी गाड़ी के राइट या लेफ्ट टर्न लेंगे। V बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, R घटाएंगे, अगर R घटाने का क्या मतलब है? बहुत ही शार्प टर्न। जितना ज़्यादा टर्न शार्प होगा उतना ही ज़्यादा आपका रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि R की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, तो ये तो केस है आपके शहर में जब आप ड्राइव कर रहे हैं और आप देखते हैं कि जब लेफ़्ट या राइट टर्न आप रेड लाइट पर लेते हैं तो आपका जो रोड है वो फ्लैट है, वो बिल्कुल एकदम प्लेन है। लेकिन वही अगर आप हाईवे पर जाते हैं और वहाँ गाड़ी चला रहे हैं और वहाँ इसी तरह का कोई शार्प टर्न हाईवे में आ जाता है ऐसे, तो आप नोटिस करना, अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया है तो इस तरफ से हाईवे ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, ऐसे इस तरफ से नीचे की तरफ होगा। ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हाईवे पे आप गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे होते हैं, जबकि शहर की रेड लाइट पर जब आप लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं वो बहुत कम स्पीड में लेते हैं। तो यहाँ हाई स्पीड की वजह से एक साइड से रोड को ऊपर उठा देना, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल है मान लीजिए, तो क्या करना है, एक साइड थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा देंगे तो आपकी जो अलाउड स्पीड होगी टर्न की वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो हम आज की क्लास में चेक करेंगे और प्रूव करेंगे कि हाँ, अगर एक साइड से रोड को ऊपर उठा दोगे तो आपकी जो मैक्सिमम अलाउड स्पीड है वो बढ़ जाएगी।
तो ऐसा इसीलिए हाईवे पर किया जाता है कि एक साइड से रोड को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है और इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसको क्या कहते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। और एक और क्लास के एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं। आपने कार रेसिंग देखी होगी, जो फॉर्मूला 1 कार्स की रेसिंग होती है। अगर आपने कहीं पर रेस ट्रैक के पास जाकर नहीं देखा तो कम से कम मूवीज़ में देखी होगी। और उसमें दिखाते हैं कि यूजली हर 2-4 चक्कर लगाने के बाद वो टायर बदलने लग जाते हैं। वही गाड़ी आप अपने रोड पे दौड़ाइए, 300 की स्पीड से चलाइए, मान लीजिए आपके पास कोई अच्छी गाड़ी है, आप उसको चाहे 50,000 किलोमीटर चला लो, आप टायर नहीं बदलते। लेकिन वहाँ रेस ट्रैक पे ऐसा क्या होता है कि आपको टायर बदलने पड़ते हैं, वो भी हम आज की क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आई थिंक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो हम शुरू करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको अपने नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब इसको पूरे को इरेज करूँगा, नेक्स्ट टॉपिक लिखूँगा। ये आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। ये सबसे पहले है मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। लेवल रोड मतलब जो बिल्कुल एकदम से फ्लैट है, जो आपकी रेड लाइट पर होता है लेफ्ट या राइट टर्न के लिए, वो बैंकिंग नहीं की होती, उसमें एक साइड से उठा हुआ नहीं होता, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले है मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। ओके, तो मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, आपके शहर की रेड लाइट जहां से वहां का है मान लीजिए पार्ट, और इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है यहां पर। आपकी गाड़ी जा रही है, गाड़ी का मास m है, तो क्या होगा, mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स लगेगा अपवर्ड। ये तो हो गया। ये मान लीजिए आपकी गाड़ी है, तो n अपवर्ड mg डाउनवर्ड। आपकी गाड़ी मान लीजिए इधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, उल्टी तरफ। इधर आपकी गाड़ी जा रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा। सेंटर ऑफ सर्कल मान लीजिए इधर है, आपकी तरफ है, इस पॉइंट पर जहां मेरे पेन का टिप है, ये वाला पॉइंट, यहां सेंटर है। तो इधर की तरफ एक क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ओके, गाड़ी आपकी इधर जा रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, n इधर लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई तो प्रोवाइड करेगा। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जो गाड़ी के टायर हैं उनके साथ इस तरह टेंजेंशियली टुवार्ड्स द सेंटर, ये जो सेंटर है सर्कल का, उसकी तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। वो जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब तक फ्रिक्शनल फोर्स जो अवेलेबल हो रहा है रोड और टायर के बीच में, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r की, तब तक आपकी गाड़ी टर्न ले सकती है सेफली। लेकिन अगर mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये जो इधर लग रहा है अलोंग द टेंजेंट टू टायर टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इससे अगर ज़्यादा हो गई रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, तो आपकी गाड़ी पलट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए एक मैक्सिमम अलाउड स्पीड होगी लेफ्ट या राइट टर्न करने की रेड लाइट पर, और वो मैक्सिमम अलाउड स्पीड की वैल्यू क्या होगी वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा Fs, ओके,
एन है इक्वल टू एम जी, एन है इक्वल टू एम जी, एन अपवर्ड है, एम जी डाउनवर्ड है। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन कार, forces acting on car are number 1 n upward and number 2 mg downward, और n इक्वल टू mg हो जाएगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होगा। जब इक्वल टू होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जिसको आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दिया था। तो एफ की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और यू कैन राइट एफ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू एस, एन की वैल्यू रख दीजिए एम जी। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इज प्रोवाइडेड बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं लिख देता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से लिखूंगा, इट इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ। इसको एफ एस लिखा है मैंने, यहां भी एफ एस लिख देता हूं, इक्वल टू एफ एस। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो जितनी रिक्वायर्ड होगी सेंट्रीपिटल की, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन कहां तक एडजस्ट करेगा, मैक्सिमम इस वैल्यू तक। इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो ये नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी का फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो एफ सी की वैल्यू है एम वी स्क्वेयर बाय आर, और एफ एस की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो m से m कैंसल, तो v स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी, और v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। तो यहां से लेस देन साइन हटाऊं मैं, तो v की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट म्यू एस आर जी। तो मैक्सिमम इस स्पीड से आप लेफ्ट या राइट टर्न ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपके लिए सेफ नहीं होगी। तो ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट हम करते हैं हाईवे का, जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें रोड इस तरह प्लेन ना होकर एक साइड से ऊपर उठा दिया जाता है जहां भी शार्प टर्न होता है, तो उसको कहते हैं बैंक्ड रोड। तो सेकंड पार्ट है मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड। तो आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक का टाइटल है मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड। ओके, तो मान लीजिए जो रोड है वो इस तरह से एक एंगल थीटा पे ऐसे बैंकिंग की हुई है, यानी इंक्लिनेशन किया हुआ है। ये आपकी गाड़ी है जिसका मास है m। तो आपकी गाड़ी पर mg इधर लगेगा, ये एंगल आपका थीटा बनेगा, ये वाला एंगल, और ये बनेगा mg कोस थीटा कंपोनेंट। और इसमें जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो इधर की तरफ लगेगा, नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं
आई होप आपको दिखाई दे रही है, और अगर नहीं दिखाई दे रही है तो मैं ब्लैक पेन से ही इसको ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक ये पेन इतना अच्छा नहीं चला, ग्रीन। तो ये एंगल क्या बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, और एक लाइन में ये वर्टिकल ड्रॉ कर देता हूँ, ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये इधर बनेगा n कोस थीटा, इधर बन जाएगा आपका n साइन थीटा, और f को रिजॉल्व करोगे तो इधर बनेगा f कोस थीटा, और इसका इधर जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा fs साइन थीटा। प्लीज ध्यान से देखिए, डायग्राम को रिपीट करके वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लीजिए। इस तरह से आपके डिफरेंट फोर्सेस होंगे। अब ये क्या है, ये सारा एक सर्कुलर पाथ का पार्ट है, तो सेंटर क्या होगा, इधर की तरफ होगा सेंटर, मान लीजिए यहाँ पर है, ये सेंटर हो गया। तो ये जो दोनों फोर्स हैं n साइन थीटा प्लस fs कोस थीटा, दे शुड बी इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, और ये n कोस थीटा अपवर्ड है तो इट शुड बी इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस, क्योंकि वर्टिकली कोई मोशन नहीं है, तो इट शुड बी n कोस थीटा शुड बी इक्वल टू mg प्लस fs साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूं, पहली इक्वेशन है n कोस थीटा इक्वल टू mg प्लस fs साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा मैं ये लिख देता हूं n साइन थीटा प्लस fs कोस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। v है आपकी गाड़ी की स्पीड और r है ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस। और ये जो fs है ये है लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। fs क्या होगा, लेस देन और म्यू एस इक्वल टू एन, और fs अगर इक्वल टू म्यू एस एन हो जाए तो यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो स्पीड की भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, उससे ज़्यादा फिर आप स्पीड भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक पार्ट स्टैटिक फ्रिक्शन से भी आ रहा है fs से। तो जब fs मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी तो आप v भी उसके बाद नहीं बढ़ा पाएंगे, तो v की भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर v टू बी मैक्सिमम, फॉर v टू बी मैक्सिमम fs इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब मैं क्या करता हूं, मैं fs की ये वैल्यू पहले इक्वेशन 1 में रखकर n की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इक्वेशन 1 से n कोस थीटा इक्वल टू mg प्लस म्यू एस n साइन थीटा, n की वैल्यू टर्म एक तरफ कर लो, n कोस थीटा माइनस म्यू एस n साइन थीटा इक्वल टू mg। इधर लेफ्ट हैंड साइड से n कॉमन ले लो तो ये आ गया कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू mg, और n आ गया mg डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। लेट ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 पर आ जाता हूं। तो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग n साइन थीटा प्लस fs कोस थीटा, fs की वैल्यू रख देता हूं मैं म्यू एस n, fs कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, एम वी स्क्वेयर बाय आर। ये v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि fs को इक्वल टू ले लिया हमने म्यू एस n, तो v को लिखूंगा मैं v मैक्स, एम ए एक्स। v को मैंने ये जहां v था यहां उसको मैंने क्या लिख दिया, v मैक्स। क्यों, क्योंकि fs को मैंने इक्वल टू म्यू एस n लिख दिया।
अब मुझे n कॉमन लेने दो इसमें से, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वेयर बाय आर। n की वैल्यू रख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 से। ओके, तो n की वैल्यू है एम जी डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये n की वैल्यू हो गई। और ये फिर ब्रैकेट में टर्म साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय आर। m से m कैंसल, तो यहां से v मैक्स आ गया आपका अंडर रूट, ये r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब ये जो टर्म है इसको ऊपर और नीचे कोस थीटा से डिवाइड कर दो, इसको भी कोस थीटा से और इसको भी कोस थीटा से, तो v मैक्स आ जाएगा अंडर रूट आर जी साइन थीटा बाय कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस इंटू कोस थीटा बाय कोस थीटा 1, तो म्यू एस डिवाइड बाय कोस थीटा बाय कोस थीटा 1 माइनस म्यू एस और साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा। तो ये आ जाएगी मैक्सिमम अलाउड स्पीड ऑफ योर कार ऑन द हाईवे। तो इस थीटा के से आपका क्या होगा, मैक्सिमम अलाउड स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप मैक्सिमम अलाउड स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऑप्टिमम स्पीड क्या होगी? ऑप्टिमम स्पीड मतलब जिसमें वियर एंड टियर मिनिमम हो, तो वो कैसे हो सकता है? आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है ये सेंटर की तरफ, वो दो कंपोनेंट से मिल रहा है, एक एन साइन थीटा से, एक एफ एस कोस थीटा से, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा। अगर आप इतने आराम से गाड़ी चलाओ कि आपको एम वी स्क्वेयर आर की वैल्यू जो है वो सिर्फ एन साइन थीटा से ही पूरी हो जाए, एफ एस कोस थीटा की आपको जरूरत ही ना पड़े, यानी एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन की आपको जरूरत ही ना पड़े, तो वियर एंड टियर आपका उस टर्न लेते वक्त मिनिमम हो जाएगा और वो जो स्पीड होगी उसको ऑप्टिमम स्पीड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ऑप्टिमम स्पीड। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यहां जो मैं लिखूंगा आपको इसके नीचे लिखना है, क्योंकि शायद यहां आपको दिखाई नहीं देगा, मैं बोर्ड पे लिखूंगा इसके नीचे, तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। लेकिन आपको ये अपनी नोटबुक में इस इक्वेशन के नीचे लिखना है, ये जो आपने निकाली है। तो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर ऑप्टिमम स्पीड म्यू एस इक्वल टू 0, फॉर ऑप्टिमम स्पीड म्यू एस इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले में म्यू एस 0 रखोगे तो ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा प्लस 0 बाय 1 माइनस म्यू एस 0 है तो 0, तो 1 माइनस 0 1 और टेन थीटा प्लस 0 टेन थीटा। तो v की मैक्सिमम वैल्यू या फिर आप कहिए ऑप्टिमम वैल्यू क्या आ जाएगी फिर उस केस में? अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये होगी फिर आपकी ऑप्टिमम स्पीड। ये क्या होगी? ऑप्टिमम स्पीड। तो आइडियली आपको इस स्पीड से टर्न करना चाहिए, ठीक है। इसको मैक्सिमम की बजाय यहां पर मैंने MAX लिख दिया, बल्कि आप लिखिए OPT, ऑप्टिमम के पहले 3 वर्ड। ये ऑप्टिमम की स्पेलिंग है, तो OPT। तो V ऑप्टिमम इज अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो अगर आप इस स्पीड से टर्न करेंगे तो आपका वियर एंड टियर यानी जो डैमेज है टायर्स का वो मिनिमम होगा। तो ये था हाईवे पे कैसे टर्न करें। अब मैंने जो आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूं कि एक रेसिंग कार के हर 2-4 लैप के बाद टायर बदलना दिखाया जाता है मूवीज़ में, ऐसा क्यों है? उसी गाड़ी को आप अपने रोड पर 50,000 किलोमीटर चला लीजिए चाहे 200 की स्पीड में,
तो टायर नहीं इजीली बदलते आप। क्यों? क्योंकि रेसिंग ट्रैक में जो टर्न होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। शार्प टर्न होंगे तो आर की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। तो एक तो इस वजह से, दूसरा गाड़ियां बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती हैं तो V बढ़ जाता है, तो इसलिए भी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाता है। अब रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स तो बढ़ गया, वो आएगा कहाँ से? एक तो इस कंपोनेंट से, दूसरा इससे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन ये टेंजेंट के अलोंग वर्क करता है टायर के साथ। तो जितना ज़्यादा ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा उतना ज़्यादा टायर का डैमेज होगा। इसलिए रेसिंग ट्रैक पर टायर का डैमेज जल्दी होता है एज कंपेयर टू जो हमारे नॉर्मल सिटी रोड्स हैं। तो ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, रेसिंग ट्रैक पर डैमेज ज़्यादा क्यों होता है टायर का, वो इस वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप साइकिल पे जा रहे हैं और आप कहीं लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं तो भी क्या होता है, आप एक तरफ झुक जाती है आपकी साइकिल। तो वो क्यों झुकती है और उसमें क्या आपकी स्पीड होनी चाहिए वो भी डिस्कस करते हैं। तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आया इस टॉपिक में, वापस जब हमने यहाँ से शुरू किया था बैक कीजिए वीडियो को, दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। फिर भी नहीं समझ आया आप मुझे लिखिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आपको लेकिन फिजिक्स सीखना है और आपको अच्छे से सीखना है। आपको सीखना है कि कैसे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। ओके, तो एक साइक्लिस्ट इस तरह से, ये साइकिल का रिम है, व्हील है, रिम का सॉरी व्हील का रिम है, ये वर्टिकल है और इस तरह से साइक्लिस्ट बेंड हो जाता है। ये हैंडल है। ओके, तो ये नॉर्मल फोर्स इस तरफ होगा, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो क्या होगा, तो ये एंगल भी आपका थीटा बनेगा, तो इधर ऊपर की तरफ बनेगा n कोस थीटा और इधर बनेगा n साइन थीटा और डाउनवर्ड हो जाएगा mg, इधर mg। ये n कोस थीटा, ये mg, ये n साइन थीटा। तो n साइन थीटा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv²/r, n साइन थीटा इक्वल टू mv²/r हो जाएगा, और n कोस थीटा mg के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली कोई मोशन नहीं है, तो वर्टिकल फोर्सेस शुड बैलेंस आउट। अब मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूं, इसको 2, तो 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो n साइन थीटा बाय n कोस थीटा इज इक्वल टू mv²/r बाय mg। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा, इसमें m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v²/rg। तो यहाँ से v आ गया आपका √rg टेन थीटा। तो ये आपकी स्पीड होगी टर्न लेते वक्त। तो ये था बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वाई इट इज ईजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट। लॉन रोलर आपने देखा होगा, तो लॉन रोलर को खींचना आसान क्यों है धकेलने की बजाय, ये आपको बताना है। वाई इट इज ईजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट।
तो मैं ये टॉपिक करता हूँ, इसको पहले इरेज कर देता हूँ बोर्ड को से, सब कुछ क्लीन करके फिर करते हैं सब। और स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके स्कूल के एग्जाम के व्यू से और आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करेगा। तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इट इज easier to pull a lone roller than to push it। ओके, तो मान लीजिए ये लोन रोलर है, इसका मास है m, तो इस पे mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। आप इसको पुल कर रहे हैं, मान लीजिए फोर्स F लगाकर, आपने इसको पुल किया फोर्स F लगाकर, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो इधर F कोस थीटा हो जाएगा और इधर F साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें इफेक्टिव वेट क्या होगा इसका, mg माइनस F साइन थीटा। इफेक्टिव वेट क्या होगा, mg माइनस F साइन थीटा। इफेक्टिव वेट, WT फॉर वेट, इट इज mg माइनस F साइन थीटा। ये है पुल का केस, ये है पुल। फिर बात करते हैं नंबर 2 पे, पुश की। अगर पुश करें तो ये लोन रोलर है, mg इस पर डाउनवर्ड एक्ट करेगा। आप इसको पुश करते हैं फोर्स F के साथ, धकेल रहे हैं ऐसे। तो मैं इसको इधर एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूं, सीधी लाइन खींच लेता हूं। तो ये F को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर ही है। तो ये आपका मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा है। तो इधर हो गया आपका F कोस थीटा, और F साइन थीटा क्या आएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, F साइन थीटा। तो इस केस में इफेक्टिव वेट क्या आ रहा है, mg प्लस F साइन थीटा, mg प्लस F साइन थीटा। effective weight is mg plus f sin theta। वेल, नॉर्मल जब ये अर्थ पे मूव करेगा तो अर्थ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, वो दोनों में अपवर्ड लगेगा, इसमें भी अपवर्ड और इसमें भी अपवर्ड। तो इसमें इफेक्टिव वेट mg माइनस एफ साइन थीटा और इसमें mg प्लस एफ साइन थीटा, यानी जो रिएक्शन है n की वैल्यू वो mg माइनस एफ साइन थीटा इसमें, और इसमें n की वैल्यू mg प्लस एफ साइन थीटा। तो अगर इफेक्टिव वेट ज़्यादा होगा तो उसको मूव करना मुश्किल होगा, अगर कम होगा तो इजी होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट रिएक्शन, या फिर आप इफेक्टिव वेट जो भी इसको लिखना चाहें, रिएक्शन और effective weight is more in push than in pull। पुश में पुल से ज़्यादा है, that's why it is easier to pull a lone roller than to push it।
than to push it. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल करेंगे और फिर इस चैप्टर का हमारा थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पार्ट ये ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आज हमने जो किया है उसको आप रिवाइज कीजिए, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़। सिर्फ रीड करने से बात नहीं बनेगी, एग्ज़ाम में लिख नहीं पाओगे आप, सिर्फ रीड करके जाओगे तो घर पे लिख के पहले प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको पढ़िए और लिख के देखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।